5 अप्रैल 1993 रात के 11 बजे मुंबई के एक 5वें फ्लोर के फ्लैट से दिव्या भारती नीचे गिरी और मुंबई पुलिस ने बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी सीधी इन्वेस्टिगेशन के केस बंद कर दिया। बस ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आज तक कोई नहीं जानता उस रात फ्लैट में दिव्या के साथ कौन था। उस फ्लैट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज तक पब्लिक नहीं हुई। 30 साल बाद भी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ने खुद कहा ये केस इतनी जल्दी बंद नहीं होनी चाहिए थी। तो आखिर सच क्या है? आज वो सब सामने आएगा जो मीडिया ने 30 साल तक दबाए रखा। 23 साल की दिव्या पर किसकी गंदी नजर पड़ी? 25 फरवरी 1974 मुंबई के एक छोटे से घर में दिव्या भारती का जन्म हुआ। न कोई फिल्मी कनेक्शन, न कोई प्रोड्यूसर चाचा, न कोई डायरेक्टर मामा। बाप का नाम था ओम प्रकाश भारती, एक सिंपल सा इंश्योरेंस एजेंट। माँ थी मीता भारती, घर संभालती थी। एक छोटा सा परिवार, सीधा सादा लोअर मिडिल क्लास का मुंबई वाला घर। कोई भी नहीं जानता था कि इस घर की ये छोटी सी लड़की एक दिन पूरे बॉलीवुड को अपनी मुट्ठी में ले लेगी। दिव्या पढ़ती थी होली क्रॉस कॉन्वेंट में, अंधेरी इंग्लिश मीडियम स्कूल। पढ़ाई में एवरेज थी, ना टॉपर ना फेल, लेकिन क्लास में जब भी कोई फंक्शन होता था, कोई डांस होता था, कोई परफॉर्मेंस होती थी, वहाँ दिव्या सबसे आगे होती थी। टीचर्स कहते थे ये लड़की कुछ अलग है, क्लासमेट्स कहते थे इसको तो हीरो बनना चाहिए, और दिव्या वो सिर्फ मुस्कुराती थी। लेकिन घर के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। बाप की इंश्योरेंस की जॉब में इतनी इनकम नहीं थी कि बड़ी ड्रीम्स पूरी हो सके। मुंबई में रहना अपने आप में कितना एक्सपेंसिव था ये वो लोग जानते हैं जो वहाँ रहे हैं। एक मिडिल क्लास बाप का सपना होता है कि बच्चे पढ़ लिखें, सेटल हो जाएं। फिल्मों का क्या भरोसा, लेकिन दिव्या के सपने अलग थे। 10 से 11 साल की उम्र से ही वो फिल्म्स देखती थी और घर में अकेले डायलॉग्स बोलती थी। श्रीदेवी को देख के कहती थी मैं भी एक दिन ऐसे ही नाचूंगी। और तब किसी को नहीं पता था कि ये सिर्फ बचपन की बात नहीं थी। अब यहाँ एक बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते और इंडस्ट्री के लोग आज भी इस पर सीधा बात करना पसंद नहीं करते। दिव्या के फिल्मी दुनिया में आने के कनेक्शंस वो इतने सिंपल नहीं थे जितने बाहर से लगते हैं। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि दिव्या की फैमिली का कुछ लोगों से पहले से कांटेक्ट था, कुछ ऐसा जिसका जिक्र कभी ऑफिशियली नहीं आया, किसी ने ओपनली नहीं बोला, लेकिन जो लोग उस वक्त इंडस्ट्री में थे उन्हें ये सब पता था। एक 10 से 11 साल की लड़की अचानक फिल्मी लोगों के रडार पर आने लगी और बाप की इंश्योरेंस एजेंट वाली जॉब के साथ ये कनेक्शन कैसे बना, ये सवाल आज भी जवाब मांगता है। फिर भी दिव्या की मेहनत थी, दिव्या की खूबसूरती थी, दिव्या की एक्टिंग थी। वो सिर्फ एक कनेक्शन से इतनी बड़ी नहीं बन सकती थी। जब वो पहली बार कैमरा के सामने आई 13 से 14 साल की उम्र में, लोग हैरान रह गए। इतनी छोटी उम्र में इतना कॉन्फिडेंस, इतना स्क्रीन प्रेजेंस, ये कोई सिखाता नहीं, ये अंदर से आता है। लेकिन यही कॉन्फिडेंस, यही अलग अंदाज एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बना और उसी दिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। क्योंकि बॉलीवुड में जो लड़कियां ज्यादा चमकती हैं उन्हें ज्यादा जल्दी बुझाया भी जाता है। और दिव्या अभी सिर्फ 13 से 14 साल की थी जब पहली बार किसी ने उसकी तरफ करियर के लिए हाथ बढ़ाया। अब सवाल ये है वो हाथ मदद का था या कुछ और? क्योंकि जो आगे हुआ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, उसने दिव्या की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। साउथ इंडस्ट्री में दिव्या के साथ क्या हुआ था? साल था 1990। दिव्या भारती की उम्र थी 16 साल। 16 साल वो उम्र जब ज्यादातर लड़कियां स्कूल में होती हैं, दोस्त बनाती हैं, ख्वाब देखती हैं। लेकिन दिव्या तब तक तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही थी। पहली तेलुगु फिल्म थी बोब्बिली राजा, 1990 में रिलीज हुई। फिल्म सुपरहिट रही। एक रात में दिव्या का नाम पूरी तेलुगु इंडस्ट्री में गूंज गया। सिर्फ 16 साल, पहली फिल्म सुपरहिट। ये सुन के लगता है वाह कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरी। लेकिन रुको, एक 16 साल की लड़की मुंबई से दूर तेलुगु इंडस्ट्री में अकेले कैसे पहुंची? कौन लेकर गया उसे वहाँ? कौन था उसके साथ? फैमिली साथ थी या नहीं? इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है वो अक्सर सेट्स पर बहुत अकेली दिखती थी। बहुत कम लोग थे जिनसे वो बात करती थी और जो लोग थे वो सब उससे ज्यादा उम्र के थे, ज्यादा पावरफुल थे। ये पावर बैलेंस कभी भी बराबर नहीं था और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। साउथ में 1990 से 1991 के बीच दिव्या ने कई फिल्म्स की, तेलुगु और तमिल दोनों में। काम मिलता रहा, नाम बनता रहा। लेकिन कुछ ऐसी बातें थीं जो कभी कैमरा के सामने नहीं आई। कई लोगों ने बाद में क्लेम किया कि साउथ में दिव्या के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उसने कभी सीधा बात नहीं की, ना मीडिया से, ना अपने इंटरव्यूज में। क्या था वो? किसी ने कंफर्म नहीं किया, किसी ने डिनाई भी नहीं किया, बस एक खामोशी जो बहुत कुछ कहती है। फिर 1991 में डायरेक्टर डेविड धवन की नजर पड़ी दिव्या पर। शोला और शबनम का ऑफर आया, बॉलीवुड में एंट्री का टिकट। दिव्या मुंबई वापस आई और इस बार वो सिर्फ एक छोटी सी लड़की नहीं थी, वो एक ट्रेन्ड एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस थी। साउथ ने उसे पॉलिश किया था। 1992 में विश्वात्मा आई और 7 समुंदर पार ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। लेकिन एक बात गौर करो, 1991 से 1993 तक दिव्या ने 13 से ज्यादा फिल्म साइन की। 2 साल में 13 फिल्म्स। ये स्पीड इतनी अनयूजुअल
यूजुअल थी कि इंडस्ट्री के लोग भी आपस में बात करते थे, इतनी जल्दी क्यों, कौन सा प्रेशर है इसके ऊपर। और फिर जो हुआ उसने सब कुछ हैरान कर दिया, क्योंकि बॉलीवुड की इस चमकती हुई स्टार की पर्सनल जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। एक प्रोड्यूसर, एक शादी और एक ऐसा फैसला जिसने जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसका नाम था साजिद नाडियाडवाला। सफलता के पीछे छुपा दर्द। 1992 ये साल दिव्या भारती के लिए वो साल था जिसके बारे में आज भी लोग बात करते हैं। विश्वात्मा रिलीज हुई, 7 समुंदर पार वाला सॉन्ग गाया और लिटरली एक रात में दिव्या भारती का नाम घर घर पहुंच गया। रेडियो पे, टीवी पे, हर जगह वो येलो साड़ी, वो अंदाज, वो डांस, लोग पागल हो गए थे। और ये सिर्फ शुरुआत थी। उसी साल 1992 में ही शोला और शबनम आई हिट, दिल का क्या कसूर आई हिट, बलवान आई हिट, जान से प्यारा आई हिट, एक के बाद एक, जैसे कोई रुक ही नहीं सकता था। उस वक्त माधुरी दीक्षित थी, जूही चावला थी। ये दोनों ऑन एल रेडी एस्टेब्लिश्ड स्टार्स थी, लेकिन दिव्या भारती ने आकर उन्हें डायरेक्टली चैलेंज कर दिया। प्रोड्यूसर्स कहने लगे दिव्या का नाम पोस्टर पे हो तो टिकट खुद बिकती है, सिर्फ 17 से 18 साल की लड़की और पूरा बॉलीवुड उसके पीछे। लेकिन यहाँ एक छुपा हुआ सच है जो विकिपीडिया पे नहीं मिलेगा। इतनी सक्सेस के बावजूद सेट्स पे दिव्या का एक्सपीरियंस उतना ग्लैमरस नहीं था जितना बाहर से दिखता था। कई को स्टार्स ने बाद में बताया ऑफ द रिकॉर्ड कि दिव्या सेट्स पे बहुत अकेली रहती थी, हंसती थी, काम करती थी, लेकिन जब कैमरा बंद होता था वो एक कोने में चली जाती थी। एक डायरेक्टर ने किसी इंटरव्यू में कहा था वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी लगती थी, आंखों में एक थकान थी। 17 से 18 साल की लड़की की आंखों में थकान, ये सुन के दिल थोड़ा रुक जाता है। और फिर सवाल आता है 13 फिल्म्स 2 सालों में, इतना काम क्यों? रिपोर्ट्स के मुताबिक दिव्या के पास एक के बाद एक ऑफर्स आते थे और वो सब एक्सेप्ट करती थी। कुछ लोग कहते हैं ये उसकी मेहनत थी, कुछ लोग कहते हैं ये एक अलग तरह का प्रेशर था, फाइनेंशियल प्रेशर या कोई और प्रेशर, क्योंकि एक लड़की जो इतनी बड़ी स्टार है उसके खुद के अकाउंट में कितने पैसे थे, ये सवाल कभी सीधा नहीं पूछा गया और जवाब कभी सीधा नहीं आया। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि 1992 के इस चमकते हुए साल में ही एक और चीज हो रही थी। चुपके चुपके दिव्या की पर्सनल जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा था जो इंडस्ट्री को पता था, मीडिया को पता था, लेकिन किसी ने प्रिंट नहीं किया। कुछ रिश्ते, कुछ कनेक्शंस, कुछ ऐसी बातें जो एक 17 से 18 साल की लड़की के लिए बहुत भारी थी। और उन सब के बीच एक आदमी था जो पहले प्रोड्यूसर था, फिर कुछ और बन गया। लेकिन उससे पहले दिव्या की जिंदगी में और भी कुछ था, कुछ और नाम, कुछ और कहानियां जो बॉलीवुड ने हमेशा के लिए दबा दी। दिव्या के रिश्तों का अनकहा सच। जब कोई 16 से 17 साल की उम्र में इंडस्ट्री में आता है तो उसकी पर्सनल जिंदगी इंडस्ट्री की प्रॉपर्टी बन जाती है। ये दिव्या के साथ भी हुआ, और जो हुआ वो कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन जो लोग उस वक्त इंडस्ट्री में थे वो आज भी जानते हैं। पहला नाम अजय देवगन। दिव्या और अजय ने साथ काम किया। दिल का क्या कसूर में दोनों साथ थे। सेट्स पे दोनों की केमिस्ट्री क्लियरली अलग थी। ये कैमरा के सामने भी दिखता था और कैमरा के पीछे भी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है दोनों काफी क्लोज थे, सिर्फ स्टार्स वाली क्लोजनेस नहीं, कुछ ज्यादा। लेकिन ये कभी कंफर्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब दिव्या की शादी साजिद नाडियाडवाला से हुई, इस टॉपिक पे एक खामोशी आ गई, परमानेंट खामोशी। क्या अजय ने कुछ फील किया? क्या दिव्या ने? ये सवाल आज भी हवा में है। दूसरा नाम सुनील शेट्टी। ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। उस वक्त के कुछ जर्नलिस्ट्स और इंडस्ट्री लोग प्राइवेटली कहते थे कि सुनील और दिव्या के बीच भी कुछ था, कोई बड़ा अफेयर नहीं, लेकिन एक क्लोजनेस जरूर थी जो नॉर्मल को स्टार्स वाली नहीं थी। फिर वही खामोशी। शादी के बाद सब बंद। अब यहाँ एक सेकंड के लिए रुको और सोचो, एक 17 से 18 साल की लड़की मुंबई में अकेली, कोई सच्चा दोस्त नहीं, फैमिली दूर, फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी, और उसके आसपास के सब लोग प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, को स्टार्स, सब उससे ज्यादा उम्र के, ज्यादा पावरफुल। क्या ये रिश्ते, ये कनेक्शंस वो सच में फ्रीली चूज करती थी, या ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ एक छोटी सी लड़की के पास ज्यादा ऑप्शंस ही नहीं थे? अब सवाल ये है कि असली गलती किसकी थी, और यही वो अंधेरा है जो बॉलीवुड कभी नहीं दिखाता। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है वो बहुत जल्दी बहुत बड़े लोगों के बीच आ गई थी, कोई उसका सच्चा वाली नहीं था। एक रिटायर्ड फिल्म जर्नलिस्ट ने कई साल बाद लिखा था, दिव्या के आसपास सब लोग थे लेकिन वो हमेशा अकेली थी। ये लाइन पढ़ के रुक जाओ एक पल। इतनी बड़ी स्टार, इतना पैसा, इतनी फिल्म्स, और फिर भी अकेली। और फिर 1992 के उस भागे हुए साल में एक आदमी आया, साजिद नाडियाडवाला, प्रोड्यूसर, बड़े खानदान का, पैसे वाला, पावरफुल। पहले सिर्फ काम की बात होती थी, फिर मीटिंग्स होने लगी, फिर वो मीटिंग्स लंबी होने लगी। दिव्या 17 से 18 साल की थी, साजिद 26 से 27 साल का था, 8 से 9 साल का फर्क। कुछ लोग कहते हैं दिव्या को साजिद से सच्चा प्यार था, कुछ लोग कहते हैं वो इस सब में इतनी अकेली थी कि पहली बार किसी ने उसकी परवाह की तो
वो उस तरफ खिंच गई। कौन सच बोल रहा है ये तुम खुद डिसाइड करना। दोस्तों, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्या शादी ने दिव्या को बदल दिया? 10 मई 1992 ये वो तारीख है जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ बोला गया, लेकिन सच आज भी अधूरा है। इस दिन दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला की शादी हुई निकाह के जरिए। दिव्या की उम्र 18 साल, साजिद की उम्र 26 से 27 साल। पहली बात जो पूरी इंडस्ट्री में आग की तरह फैली, दिव्या ने इस्लाम कबूल किया। एक हिंदू लड़की ओम प्रकाश भारतीय की बेटी अब सना नाडियाडवाला बन गई थी। 1992 में ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक बड़ा बयान था और इस बयान ने कई लोगों को हिला दिया। मीडिया में खलबली मच गई, अखबारों में हेडलाइंस आई, टीवी पे चर्चे हुए। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग हैरान, कुछ लोग गुस्से में, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान दिव्या के अपने घर वाले थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, शादी सीक्रेटली हुई थी, फैमिली को पहले नहीं बताया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ओम प्रकाश भारती को पता चला कि उनकी बेटी ने बिना बताए निकाह कर लिया और धर्म भी बदल लिया तो घर में तूफान आ गया। माँ रोती रही, बाप चुप रहा, उस तरह की चुप्पी जिसमें हजार दर्द होते हैं। एक बाप जिसने अपनी बेटी को इतनी मुश्किल से पाला, वो बेटी एक दिन अचानक सना बन गई, बिना पूछे, बिना बताए। ये सिर्फ धर्म बदलना नहीं था, ये एक रिश्ता था जो उस दिन थोड़ा टूट गया। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा सच। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है साजिद की दिव्या से पहले भी एक सीरियस रिलेशनशिप था। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वो ऑलरेडी किसी से कमिटेड था। ये कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त के कई जर्नलिस्ट्स प्राइवेटली ये बात करते थे। क्या दिव्या को ये सब पता था या वो भी इस अंधेरे में थी? शादी के बाद करियर पे असर, ये भी एक चौंकाने वाला सच है। कई डायरेक्टर्स ने दिव्या को कॉल करना बंद कर दिया। एक रूमर था, और सिर्फ रूमर नहीं, कुछ प्रोड्यूसर्स ने ऑफ द रिकॉर्ड कंफर्म किया कि साजिद चाहता था दिव्या सिर्फ उसकी फिल्म्स करे, या कम से कम उनकी मर्जी से करे। वो लड़की जो 13 फिल्म साइन कर चुकी थी, अचानक उसके हाथ में अपनी चॉइस नहीं रही। 18 साल की उम्र में शादी, धर्म बदलना, करियर पे कंट्रोल खत्म, ये सिर्फ एक फैसला था जिसने जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। और घर के अंदर वो सच और भी कड़वा था। क्लोज सोर्सेस का कहना है शादी उतनी खुशियों भरी नहीं थी जितनी बाहर से दिखती थी। आर्ग्यूमेंट्स होते थे, दिव्या अक्सर बहुत अकेली रहती थी उस बड़े से फ्लैट में। वो दाव अपनी माँ को रात को फोन करती थी, कई बार रोते हुए। एक 18 साल की लड़की, एक बड़ी सी दुनिया और बिल्कुल अकेली। उन्हें नहीं पता था कि यही वक्त, यही अकेलापन एक दिन उनकी सबसे बड़ी तकलीफ बन जाएगा। दिव्या के साथ आखिर क्या हो रहा था? बाहर से सब ठीक था, फिल्म्स चल रही थी, नाम था, पैसा था, एक बड़ा सा फ्लैट था वर्सोवा में, एक पावरफुल पति था, लेकिन अंदर की बात अलग थी, बहुत अलग। 1992 के एंड में और 1993 की शुरुआत में जो लोग दिव्या के करीब थे, जो सेट्स पे थे, जो उसे जानते थे, वो सब एक ही बात कहते हैं, वो बदल गई थी। वो दिव्या जो सेट्स पे हंसती थी, नाचती थी, एनर्जी से भरी रहती थी, वो अब कुछ और थी, क्वाइटर, खोई खोई, जैसे कुछ अंदर खा रहा हो। को स्टार्स नोटिस करते थे, डायरेक्टर्स नोटिस करते थे, लेकिन कोई सीधा कुछ नहीं पूछता था, क्योंकि ये बॉलीवुड है, यहाँ सब देखते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिव्या का वेट गिरने लगा, अचानक, काफी ज्यादा। सेट्स पे लेट आना शुरू हो गया, कभी कभी लाइंस भी भूल जाती थी। वो लड़की जो एक बार में सीन परफेक्ट करती थी। एक डायरेक्टर ने बाद में बताया, हम सोच रहे थे कोई हेल्थ इश्यू है, लेकिन अंदर से लगता था कुछ और है। क्या था वो कुछ और? घर के अंदर का सच वो बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जो पता है वो ये है, दिव्या अपनी माँ मीता भारती को बहुत मिस करती थी। रोज फोन करती थी, कई बार रात को, देर रात को रोने की आवाज आती थी फोन पे। एक माँ का दिल, वो सब सुन रहा था, समझ रहा था, लेकिन क्या कर सकती थी वो? बेटी की शादी हो गई थी, बड़े घर में, पावरफुल आदमी से। बाहर से सब परफेक्ट लगता था, लेकिन माँ का दिल जानता था कुछ ठीक नहीं है। और पैसों का मुद्दा, ये भी एक कड़वा सच है। इतनी बड़ी स्टार थी दिव्या, हर फिल्म में उसका नाम गारंटी था। प्रोड्यूसर्स उसके लिए पैसा देते थे, लेकिन वो पैसा खुद दिव्या के हाथ में कितना आता था? इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है फाइनेंशियल मैटर्स मोस्टली साजिद हैंडल करता था। दिव्या के खुद के अकाउंट में वो डिटेल्स कभी सामने नहीं आई। एक 18 से 19 साल की लड़की जो खुद कमाती थी, लेकिन अपने पैसे पे खुद का कंट्रोल नहीं था। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये कंट्रोल की बात है, जिंदगी पे कंट्रोल। और फिर 1993 की शुरुआत में दिव्या के एक करीब दोस्त ने नोटिस किया। वो कह रही थी, मैं थक गई हूँ सबसे, सिर्फ काम से नहीं, सिर्फ फिल्म्स से नहीं, सबसे। ये लाइन सुन के वो दोस्त थोड़ी रुक गई थी। उसने पूछा, मतलब? दिव्या ने सिर्फ मुस्कुरा दी, वो ठंडी खोई हुई मुस्कान जो जवाब नहीं देती और सवाल भी नहीं करने देती। उन्हें नहीं पता था कि ये थकान, ये एक सिग्नल था, एक ऐसा सिग्नल जिसको किसी ने सीरियसली नहीं लिया। और जो आगे हुआ, सतो तातो पर काको को हैरान कर दिया। मौत से पहले की आखिरी रात, मार्च 1993
1993 दिव्या की जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा था जिसको बाहर से कोई नहीं देख सकता था, लेकिन जो लोग अंदर से जानते थे वो सब एक बात कहते हैं, वो ठीक नहीं थी। एक पार्टी थी मार्च 1993 में, इंडस्ट्री के लोग थे, बड़े बड़े नाम थे, दिव्या वहाँ थी, कपड़े अच्छे थे, मेकअप था, मुस्कान थी, बाहर से सब परफेक्ट। लेकिन एक क्लोज दोस्त ने नोटिस किया, पार्टी के एक कॉर्नर में दिव्या अकेली बैठी थी, शोर में भी खामोशी में। उस दोस्त ने पास आकर पूछा, क्या हुआ? दिव्या की आंखें भर आईं, रुक गई, फिर मुस्कुरा के बोली, कुछ नहीं यार, बस थक गई हूँ। और वो दोस्त वो भी मुस्कुरा दिया। सोचा एक्ट्रेस है, इमोशनल है, कुछ नहीं होगा। काश उसने थोड़ा और रुका होता, काश उसने थोड़ा और पूछा होता। अप्रैल 1993, दिव्या के लास्ट इंटरव्यूज इस वक्त के उन्हें आज भी यूट्यूब पे देख सकते हो। गौर से देखो उनकी आंखें, वो बोलती हैं, मुस्कुराती हैं, सवालों के जवाब देती हैं, लेकिन आंखें कुछ और कह रही हैं। एक थकान, एक डर, एक ऐसी खामोशी जो अल्फाजों के पीछे छुप जाती है। एक जर्नलिस्ट ने उस वक्त पूछा था, आपकी शादी कैसी चल रही है? दिव्या रुकी, एक सेकंड के लिए, सिर्फ एक सेकंड, कुछ आया उनके चेहरे पे, फिर वो मुस्कुराई और बोली, सब ठीक है। लेकिन वो एक सेकंड, वो काफी था। अब आता है वो हिस्सा जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। 4 अप्रैल 1993, मौत से सिर्फ एक रात पहले दिव्या उस दिन कहाँ थी, किससे मिली, क्या बात की, ये डिटेल्स आज भी पूरी तरह क्लियर नहीं है। पुलिस ने कभी प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं किया, विटनेसेस के बयानों आपस में मैच नहीं करते, लेकिन इतना पता है उस दिन दिव्या ने अपनी माँ को कॉल किया था। लंबी बात हुई, माँ ने बाद में बताया वो थोड़ी अलग लग रही थी, मैं समझ नहीं पाई, सोचा कल मिलूंगी, कल कभी नहीं आया। 5 अप्रैल 1993 की रात वर्सोवा के उस फ्लैट में क्या हुआ, ये सवाल आज 30 साल बाद भी जवाब मांगता है। कुछ लोग उस रात वहाँ थे, कितने, कौन कौन, ये ऑफिशियली कभी क्लियर नहीं हुआ। एक चीज जो ऑफिशियली कंफर्म है, साजिद नाडियाडवाला उस रात फ्लैट में नहीं थे, तो वो कहाँ थे? और दिव्या 19 साल की वो लड़की उस रात उस फ्लैट में क्या फील कर रही थी? उस रात आखिर क्या हुआ था? 5 अप्रैल 1993 रात के करीब 11 बजे वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई, एक 5वां फ्लोर का फ्लैट, और दिव्या भारतीय सिर्फ 19 साल की नीचे गिरती हुई पाई गई। जो हुआ उस रात ऑफिशियली ये है, दिव्या 5वां फ्लोर की खिड़की या बालकनी से नीचे गिरी। नीचे लोगों ने देखा, एम्बुलेंस आई, खार डांडा हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर्स ने वहां मृत घोषित कर दिया। इतना ही ऑफिशियल रिकॉर्ड है, इतना ही। एक 19 साल की लड़की, बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार, और पुलिस का रिकॉर्ड सिर्फ इतना। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो आज तक खत्म नहीं हुई। पहला सवाल, वो 5वां फ्लोर से कैसे गिरी? बालकनी से, खिड़की से, खुद गई, पुश की गई, कोई एक्सीडेंट था? पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ डिक्लेयर कर दी, FIR नहीं लिखी, कोई प्रॉपर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। एक 19 साल की लड़की की मौत और FIR तक नहीं। इंडिया में जब कोई 5वां फ्लोर से गिरता है तो प्रोसीजर क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन होती है, सवाल पूछे जाते हैं, सीन सील किया जाता है। यहाँ कुछ नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक केस इतनी जल्दी क्लोज हुआ कि कई जर्नलिस्ट्स उस वक्त हैरान रह गए थे। दूसरा सवाल, फ्लैट में कौन था? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज तक सीधा नहीं आया। कुछ सोर्सेस कहते हैं कुछ लोग थे वहाँ, एक छोटी सी गैदरिंग थी। एग्जैक्टली कितने लोग, कौन कौन, ऑफिशियली कभी क्लियर नहीं हुआ। विटनेसेस के बयानात जो थोड़े बहुत सामने आए वो आपस में मैच नहीं करते। एक विटनेस एक बात कहता है, दूसरा अलग, तीसरा कुछ और। ये सिर्फ याददाश्त की गलती नहीं है। जब लोग अलग अलग बयान देते हैं तो या वो कंफ्यूज हैं या वो कुछ छुपा रहे हैं। तीसरा सवाल, साजिद नाडियाडवाला कहाँ थे? ये ऑफिशियली कंफर्म है, साजिद उस रात फ्लैट में नहीं थे। उनका ऑफिशियल बयान आया, उन्होंने दुख जाहिर किया, लेकिन सीधा सवाल, आप उस रात कहाँ थे, कब पता चला, और फ्लैट में कौन था? इसका जवाब कभी पब्लिकली सीधा डिटेल में नहीं आया। और मीडिया ने 1993 का मीडिया ज्यादा पुश नहीं किया। क्यों? इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है 1993 में बॉलीवुड बहुत छोटी दुनिया थी, सब एक दूसरे को जानते थे, प्रोड्यूसर्स पावरफुल थे और मीडिया के साथ उनके अरेंजमेंट्स थे। ये कड़वा सच है, लेकिन सच है। चौथा सवाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम हुआ, ये कंफर्म है, लेकिन वो रिपोर्ट पूरी डिटेल में पब्लिक कभी नहीं हुई। कुछ पार्टियल इन्फॉर्मेशन बाहर आई, कुछ लोगों ने क्लेम किया कि रिपोर्ट में कुछ था जो पब्लिकली नहीं बताया गया। क्या था वो, हम नहीं जानते, क्योंकि रिपोर्ट आज तक सील्ड है। एक 19 साल की लड़की की मौत की रिपोर्ट और वो सील्ड है। आप खुद सोचो, ये नॉर्मल है क्या? दिव्या के लिए किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? दुनिया आगे बढ़ जाती है, ये सच है, ये कड़वा सच है। दिव्या भारती के जाने के कुछ साल बाद साजिद नाडियाडवाला ने दूसरी शादी कर ली, वर्धा खान से। नई जिंदगी, नई शुरुआत। बॉलीवुड में उनकी फिल्म्स आती रही, पैसा आता रहा, नाम आता रहा, और दिव्या वो सिर्फ एक याद बन गई, एक पुरानी फोटो, एक पुराना गाना, 7 समुंदर पार। जब भी किसी शादी में बजता है लोग नाचते हैं। कोई नहीं सोचता कि वो लड़की कौन थी, क्या हुआ था उसके साथ, लेकिन एक घर था जहाँ दुनिया आगे नहीं बढ़ी। ओम प्रकाश भारती, दिव्या के बाप, वो कभी नहीं माने कि उनकी बेटी की मौत एक एक्सीडेंट थी। उन्होंने कई बार
बार पब्लिकली कहा कुछ तो था, कुछ छुपाया गया। एक बाप की आवाज, एक बाप का दर्द किसी ने नहीं सुना। माँ मीता भारती ने सालों तक मीडिया से बात करना बंद कर दिया। एक इंटरव्यू में रोते हुए उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुझे आज भी नहीं पता मेरी बेटी के साथ क्या हुआ। एक माँ जिसे अपनी बेटी की मौत का सच नहीं पता, सोच के दिल भारी हो जाता है। दिव्या की जो फिल्म्स इनकम्प्लीट थी, उनका क्या हुआ? कुछ बंद हो गई, कुछ बदल बदल के रिलीज हुई। उसके पैसे, उसकी प्रॉपर्टी, उसका सब कुछ ऑफिशियली कहाँ गया, ये डिटेल्स आज भी प्रॉपर्ली पब्लिक नहीं है। और वो लोग जो सेट्स पे उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे, वो सब मौत के बाद कहाँ गए? किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी, किसी ने सवाल नहीं उठाए, सब अपनी अपनी जिंदगी में चले गए। यही बॉलीवुड का असली चेहरा है। 30 साल बाद भी जवाब नहीं, 30 साल से ज्यादा हो गए। केस ऑफिशियली क्लोज्ड है, पुलिस फाइल बंद है। साजिद नाडियाडवाला आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक हैं। उनकी फिल्म्स आती हैं, लोग देखते हैं, तालियां बजती हैं। और दिव्या भारतीय वो सिर्फ एक विकिपीडिया पेज है। लेकिन इंटरनेट ने एक काम किया जो 1993 का मीडिया नहीं कर सका। उसने ये कहानी जिंदा रखी। 2020 के बाद जब नए जनरेशन के लोगों ने ये केस डिस्कवर किया, तो सवाल फिर उठने लगे। यूट्यूब पे, पॉडकास्ट पे, सोशल मीडिया पे लाखों लोग हैरान हुए, गुस्से में आए। ये क्या हुआ था? ये सवाल फिर गूंजा। एक आरटीआई भी फाइल की गई थी पुलिस रिकॉर्ड्स के लिए। रिस्पॉन्स आया अधूरा। कई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे। डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है 30 साल बाद भी।